हेलो। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे और अच्छे तरीके से अपने जो स्टडीज को है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस पे सबसे पहला जो चीज है वो है इलास्टिसिटी से रिलेटेड। एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है वो क्लास 11th का टॉपिक है हम लोग का, और इस पे जो हम लोग ने चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं, एक्चुअली अभी ये एकदम टॉपिक जो है हम लोग का वो इस तरीके से है कि हमें समझना है कि जो मैटर है हम लोग का वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज को अपने साथ एग्जिबिट करता है, और फिर उसके बाद उस पे जो एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी उसको देखना है। क्योंकि कोई भी एक मैटर है हम लोग का, तो उस मैटर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि अगर मेटल है तो उस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है नहीं, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। हीट कंडक्ट हो रही है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो हम लोग बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ चुके हैं, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज जो है मैटर की वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर मेनली पढ़ना है जो सॉलिड्स होते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलास्टिसिटी में जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन सब चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और ये हम लोग का जेईई मेन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीजें हमें लेकर चलनी है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये इलास्टिक बिहेवियर ऑफ जो मटेरियल्स है हम लोग का वो आखिर होता क्या है। तो इलास्टिक बिहेवियर से मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए आप जो समझते हैं अभी इलास्टिसिटी से मतलब वो नहीं होता एक्चुअली। मुझे जो लगता है या ज्यादातर जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि इलास्टिसिटी को जो लोग समझते हैं वो किसी चीज के फैलने के नेचर को समझते हैं। जैसे कि कपड़ा कोई फैल रहा है तो बोल रहा है ये इलास्टिक है। कोई मान लीजिए रबर बैंड है वो फैल रहा है तो कह दिया वो इलास्टिक है। कोई वायर स्ट्रेच हो रही तो बोल दिया वो इलास्टिक है। ये नहीं होता। फिजिक्स में जो इलास्टिसिटी डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड नहीं है। इलास्टिसिटी का ये मतलब होता ही नहीं है। और इससे जो एकदम शॉकिंग आपके लिए हो सकता है वो ये है कि स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रबर। कैसे? अब दिमाग में आएगा कैसे? रबर तो स्ट्रेच होती है, स्टील कहां स्ट्रेच होता है? यही बात है कि जो हम लोग एक्चुअल में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे वो जो डेली लाइफ में हम लोग अपनी दिमाग में एक चीज बनाकर बैठे हैं उससे थोड़ा अलग है। जो इलास्टिसिटी की डिफिनीशन है वो अलग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वर्क के लिए हम लोग देखते हैं कि वर्क की डिफिनीशन में यहां जब एक्चुअल में उसको देखते हैं उस पे फोर्स किसी बॉडी में लग रहा हो और उसकी वजह से जब डिस्प्लेसमेंट हो तब जाकर वर्क माना जाता है। और उस पर भी फिर कंडीशन आ जाती है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तब भी वर्क 0 मान लिया जाता है। बट एक्चुअल लाइफ में हम कुछ भी करें मान लेते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं, बैठे भी हैं तो कहते हैं वर्क कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं तो कहते हैं वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहां पर भी आप लोग को वो जो डिफिनीशन या फिर जो भी चीज आप समझते हैं इलास्टिसिटी से उसको सबसे पहले निकालना है। क्लियर? तो फिर जो चीज होगी वो समझ पे आएगी, हर एक चीज इससे रिलेटेड। तो देखिए, इलास्टिसिटी से मतलब क्या होता है, वो एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि उस बॉडी को उस पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है, वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करती है जब उस बॉडी में एक्ट होने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा दिया जाए। बात समझ पे आई? फिर से मैं समझाता हूं। जैसे कि एक आपने वायर ली, या मान लीजिए कि एक रबर बैंड ले लीजिए। आपने क्या किया, एक रबर बैंड लिया और उस रबर बैंड को स्ट्रेच किया। सॉरी, आज थोड़ा गला हल्का सा खराब लग रहा है, तो देखिए, रबर बैंड को क्या किया आपने, स्ट्रेच किया। तो रबर बैंड जब आपने स्ट्रेच किया वहां पर अभी कोई इलास्टिसिटी वाला खेल नहीं है। इलास्टिसिटी की बात तब आएगी जब आपने अपने एक्सटर्नल जो फोर्सेस थे, जो आप ऐसे उसको स्ट्रेच कर रहे थे, एक रबर बैंड है,
उस रबर बैंड में जो आप ऐसे फोर्स लगा रहे थे इस रबर बैंड में, जिसकी वजह से ये रबर बैंड ऐसे इलोंगेट हो गई थी। अब जैसे ही आपने ये क्या किए, ये एक्सटर्नल फोर्स हटाए, तो वापस क्या होगा, ये रबर इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। तो कोई तो फोर्स लग रहे थे इस रबर बैंड के अंदर, जिसकी वजह से ये वापस इसी पोजीशन पर पहुंच गया। बात समझ पे आई? तो वही जो टेंडेंसी होती है इस मटेरियल की, वापस उसी पोजीशन पर या उसी शेप में जाने की, जिस शेप या जिस साइज से उसको स्ट्रेच किया गया था एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके। बात समझ पे आई? तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स और टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इलास्टिसिटी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि बॉडी को रिगेन करने की कोशिश करती है, बॉडी का शेप और साइज रिगेन करने की कोशिश करती है जैसे ही उस पे एक्ट होने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस को हटाया जाता है। वो हम किसी बॉडी पर जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं, वो वैसे ही इंटरनल फोर्सेस एक्ट होने लगते हैं उसको अपने शेप को रिगेन करने के लिए। बट उसका जो इफेक्ट शो होता है वो तब शो होता है जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा देते हैं। यहां तक बात समझ पे आई? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया, तब जाके आगे इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो आपको अच्छे समझ पे आ जाएगी। तो इलास्टिसिटी को आपको जो आपका डेली लाइफ में एक्सपीरियंस है उससे हटाकर चीजों को नए तरीके से समझना है, थोड़ा सा नए तरीके से इसको जानना है। बात समझ पे आ गई? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू रबर बैंड। अब आपको बात समझ पे आ रही होगी। देखिए, स्टील वायर है अगर, और उसी तरीके की एग्जैक्टली उसी तरीके की, उसी लंबाई की, उसी थिकनेस की क्या ले ली जाए, रबर बैंड ले ली जाए। ये स्टील वायर है और एक रबर बैंड है या रबर का वायर जैसा शेप का कुछ है। तो अब क्या करिए, आप इस पे लगाइए फोर्स, आप इन दोनों पे लगाइए सेम फोर्स। इसमें भी एफ फोर्स एक्ट करिए और इस पे भी एफ फोर्स एक्ट करिए। तो इसकी जो टेंडेंसी होगी, इसकी स्टील वायर की, वो ज्यादा होगी इस वाले फोर्स को रेजिस्ट करने की। ये वाला जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसके शेप को चेंज करने के लिए स्टील वायर कहेगी नहीं, मैं नहीं फैलूंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है, उसके जो रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो ज्यादा है। जबकि रबर बैंड में आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और ये बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाता है। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या है, कम है। बात समझ पे आई? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलोंगेट हो रहा है उतना ही फोर्स अप्लाई करने में। तो इसके अंदर जो ऐसे फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, जो इसको हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटता है वो वापस उसको इस शेप में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस पे आसानी से हो जा रहा है, जबकि इस पे क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इलोंगेट हो रही थी। क्लियर? तो ये है इलास्टिसिटी से मतलब। अब ये जो चीज है आपको समझ पे आ गया होगा, तो इससे आगे की जो चीज है वो जल्दी जल्दी समझ पे आ जाएंगी। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अगर पॉइंट समझ पे आ जाता है तो आगे का समझना बहुत आसान होता है। क्लियर? अब देखिए, बात आती है स्ट्रेस की। यहां पर जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी। क्लियर? तो आगे जो भी चीजें आएंगी वो मटेरियल से ही रिलेटेड आएंगी। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि प्रेशर की, समझिएगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि अगर हम प्रेशर की बात करें कि एक हम लोग के पास ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है लेट अस सपोज, तो और इस ऑब्जेक्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है। क्या लगाया गया है? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है किसी यूनिट एरिया पर। अगर हम लोग देखते हैं तो वही होता है प्रेशर। यानी कि इसका टोटल एरिया अगर ए है, इसका टोटल एरिया ए है और फोर्स लगाया गया है कितना, एफ एक्सटर्नल है, तो प्रेशर जो डिफाइंड होगा वो हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ए। ये है प्रेशर। तो यहां पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। उसकी वजह से जो चीज डिफाइंड होती है
फोर्स अपॉन एरिया, वो होता है प्रेशर। जबकि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसा फोर्स है, मतलब एक ऐसे फोर्स की वजह से आता है जो कि रिस्टोरिंग नेचर का होता है। यानी कि वो जो फोर्स है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेस का ये मैंने बता दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस को डिफाइन किया गया क्या? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर यही समझना है कि जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग नेचर का, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है। तो यही डिफरेंस होता है बेसिक प्रेशर और स्ट्रेस में, कि स्ट्रेस उस मटेरियल की या जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके इंटरनल फोर्सेस, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं, उस पे ये चीज डिपेंड करती है। क्लियर? तो जैसे कि अगर हम लोग के पास एक रॉड है और इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स F लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स F लगाएं और उसकी वजह से इस पे इलोंगेशन हो जाए, इसमें क्या हो जाए? इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन हो जाए। अब इन फोर्सेस को हटा दीजिए, अब इन फोर्सेस को हटा दीजिए, तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहे हैं इसको वापस इसी पोजीशन पर लाने के लिए वो क्या होगा? वो होगा हम उसको जब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो कहलाएगा हम लोग का स्ट्रेस। क्लियर? तो यहां पर अब क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स और जो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तो हम इसी फोर्स का इस्तेमाल, F का इस्तेमाल यहां पर कर लेते हैं। तो ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि जो स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया जो डिफाइंड है, ये वाला फोर्स हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स होता है। और क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड में, इस वजह से, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बराबर होने की वजह से, इस वजह से उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को यहां पर पुट करके हम लोग आंसर फाइंड करते हैं कि कितना इस पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। जबकि जो ध्यान देना है वो ये है कि स्ट्रेस हमेशा रिस्टोरिंग फोर्सेस ने निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रेस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर की चीज है। स्ट्रेस अंदर डेवलप होता है उस पर। क्लियर? तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हम लोग का 3 तरीके का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई वायर है, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो या उसको किसी तरीके से ऐसे दबा रहे हो, या मान लीजिए एकदम पतला सा रॉड है। दूसरा होता है एक इस तरीके का स्ट्रेस जहां पर कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के ऊपर वाली सरफेस पे क्या इसको नीचे वाला फिक्स है, नीचे वाला जो सरफेस है वो फिक्स्ड है सरफेस यहां पर। क्लियर? ये इधर फिक्स्ड है। अब ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इस सरफेस में लग रहा है एक फोर्स, इस सरफेस में लग रहा है फोर्स। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है? ये ऐसे टिल्ट हो जा रहा है। तो इसको वापस इसी शेप में लाने के लिए जो एक इंटरनल फोर्स एक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? एक उसकी वजह से मतलब जो निकलेगी चीज वो कहलाएगी हम लोग की शियर स्ट्रेस कहलाता है। तो वो अभी आगे हम लोग जानेंगे। तो मतलब एक इस तरीके का भी स्ट्रेस इस पे डेवलप होता है, जो कि किसी बॉडी, अगर कोई ऐसा मान के चले कि एक लेयर ऐसे बनी है, तो उसकी लेयर्स जब डिस्प्लेस होती है उसकी वजह से जो एक स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी के अंदर, वो कहलाता है हम लोग का शियर स्ट्रेस। तो उसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक और होता है जिसको कि हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, जहां पर कि कोई एक बॉडी है, अगर उसको आप चारों तरफ से ऐसे दबाएं या उसको चारों तरफ से ऐसे खींचे, तो जब दबा रहे हैं तो बाहर की तरफ वो धक्का देने की जो अंदर से टेंडेंसी जनरेट हो रही है, वो उसकी वजह से हम लोग का कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर हम लोग उसको फैला रहे हैं तो वापस आने की जो है वो हम लोग का, वो भी एक तरीके का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही है। बट इनका जो नाम आगे चलकर आपको पता चलेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है वो सेम चीज, मतलब डिफाइन उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की तरह ही करेंगे। क्लियर? तो अब चलते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का होता है जिसपे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात आती है, क्योंकि एक हम लोग के पास एक लीनियर ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक्सटेंशन करते हैं। सिर्फ ये 1 डायमेंशन हो गया, ये कुछ 2 डायमेंशन जैसा कुछ मान सकते हैं, और ये 3 डायमेंशन में। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जैसा कि अभी मैं बता रहा था बिल्कुल वैसा ही, कि यहां पर क्या है कि ये जो है फोर्स, ये फोर्स देखिए क्या है, ये हम लोग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी बात हो रही है।
तो इस रिस्टोरिंग फोर्स और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इस रॉड को इस तरीके से, मान लीजिए कि पहले लेंथ L थी, अब उसको फोर्स लगाया है इस तरीके से जिसकी वजह से ये इलोंगेट हो गया है। क्या हो जाता है, इलोंगेट या फिर इंक्रीज हो जाता है। तो उस पे जो इंटरनल फोर्सेस ऐसे बनते हैं या उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको वापस इसी शेप में रिगेन करने के लिए, वो कहलाता है हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस। और दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब तब होता है जब मान लीजिए इससे आपने किसी तरीके से इसको प्रेस किया, क्या किया, प्रेस किया इसको, और फिर ये क्या हुआ, अब इस पे एक टेंडेंसी है वापस जाने की, इस शेप में, इस शेप के बनने की टेंडेंसी है। तब क्या होगा, तब हम लोग का कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। और दोनों ही केस में जो हमें स्ट्रेस निकालना है वो क्या निकालना है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देना है। क्लियर, ये था हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद शियर ले लेंगे, लग रहा है स्लाइड आगे पीछे हो गई, कोई नहीं। तो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे कि ये पूरी बॉडी है, ठीक है, तो इस में जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं इस पे चारों तरफ तो इसके वॉल्यूम में चेंज आता है। क्या आता है, इसके वॉल्यूम में चेंज आता है। तो इसके वॉल्यूम में चेंज की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर, और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, यहां पर जो इसका सरफेस एरिया हम लोग का होता है उसके एरिया से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहे हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो यहां पर इसका सरफेस एरिया था उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाता है हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब यहां पर बात आती है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं एरिया की। तो इस पे एक्चुअली ये है कि वॉल्यूमेट्रिक यहां पर चेंज हो रहा है, पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अब उसकी वजह से एरिया तो रिड्यूस होगा ना, बट चेंज हम लोग का क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है। उसका जो स्ट्रेन अभी समझेंगे आगे चलकर स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन हम लोग का वॉल्यूम से निकालते हैं, उसको डेल्टा वी बाई वी निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए, शियर स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको कहते हैं। ये इस तरीके से होता है जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर पर हम लोग ने कोई फोर्स अप्लाई किया या फिर एक बुक रखी हो, इस बुक में ऐसे फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो क्या होगी, ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, तो वो जो लेयर का क्या होगा, शिफ्ट होगा, वो क्या डिफाइंड होगा हम लोग का यहाँ पर, किस तरीके से डिफाइंड होगा अब क्योंकि लेयर्स क्या है, आपस में बंधी हुई है, तो वो वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगी जिस पोजीशन में शुरुआत में थी या जिस शेप एंड साइज में शुरुआत में थी। तो जब इस तरीके का होता है कि दो सरफेसेस हैं ऐसे, जैसे बुक के ऊपर और नीचे वाली सरफेस, तो नीचे वाली सरफेस मेरे वाले हाथ पे रखी है, ऊपर ऐसे बुक का ये वाला सरफेस है, इसको मैं क्या करूं, ऐसे स्लाइड कर दूं और छोड़ूंगा तो वापस बुक उसी पोजीशन में आ जाएगी, उसी शेप और साइज की बन जाएगी जैसे कि पहले थी। किया होगा या आपसे कई बार हो गया होगा गलती से कि बुक ऐसे रखी और आपका हाथ लग गया तो ऐसे फैल गई, उसके पन्ने ऐसे खुल गए और उसके बाद जैसे ही आपने छोड़ा ये वापस इस तरह आ जाता है, होता है ऐसा। तो वो वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक डेवलप हुआ शियर स्ट्रेस। क्लियर, तो जो शियर स्ट्रेस हम लोग का डिफाइन होता है वो क्या कैसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, जो यहां पर हम लोग का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है वो यहां पर हमें देखना होता है। अब देखिए आगे चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है तो उसके जो डायमेंशन है वो चेंज होंगे। अगर हम लोग एक सिंपल मान रहे हैं कि एक किस तरीके का है, एक वायर है, तो वो क्या होगा, उसके लेंथ में चेंज होगा।
अगर किसी तरीके का शीट का ऐसा मान के चले कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ और उस पर ऐसे टेंडेंसी है, तो उसके एंगल में चेंज आएगा, वो भी अभी समझेंगे। तो यहां पर जो स्ट्रेन है वो एक्चुअली एक रेशियो है हम लोग का कि कितना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या था। अब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ये है कि अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला चीज देख रहे हैं तो वहां पर जो चेंज इन लेंथ होगा वो देखेंगे, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी बॉडी की वो देखेंगे। जैसे कि यहां पर हम लोग देखें कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो कितना है, डेल्टा एल है यहां पर टेंसाइल स्ट्रेन की वजह से, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेन यहां पर मतलब डेवलप हो रहा है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, और ये भी हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, जबकि ये कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से और ये टेंसाइल स्ट्रेन की कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से ये कंप्रेसिव स्ट्रेन आया, और ये टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेन आया। ओके, तो जो स्ट्रेन है वो हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ओरिजिनल जो डायमेंशंस थे और अब जो चेंज हुए हैं उनमें किस तरीके से चेंज आ रहा है। तो रेशियो हम लोग ले लेते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल। क्लियर? देखिए, सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में ये जैसे हम लोग का ये है, अभी तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बता ही दिया स्ट्रेन समझाते समझाते। तो वहां पर क्या है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है यानी कि जो चेंज आएगा वो उसकी लेंथ में आएगा, तो लेंथ में चेंज हम लोग लिखेंगे और उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर? वो क्या बन जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर उसके बाद यहां पर जो ये चीज है हम लोग की, ये एक स्ट्रेन डेवलप हुआ किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से। मतलब हम लोग क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसकी वजह से वो स्ट्रेस डेवलप हुआ, और जो एक्सटर्नल फोर्स था उसकी वजह से स्ट्रेन आया। यानी कि जो मैं ये कह रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये उससे रिलेटेड है। एक्चुअल जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ये उसकी वजह से आता है स्ट्रेन, बट मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो एक ही कॉज की वजह से आया है। जब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी की टेंडेंसी है कि वो क्या करे, उसको वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करे। तो वो क्या है उसका, वो किसकी वजह से होगा, वो जो स्ट्रेस अंदर डेवलप होगा उसकी वजह से। और जो हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसकी वजह से ये लेंथ में चेंज आ रहा है, जबकि ये हो कहां रहा है पूरा, वो उस पर्टिकुलर बॉडी में हो रहा है। तो ये सब कैसे हैं, आपस में रिलेटेड है। अब इनमें जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है आगे देखेंगे वो, बट अभी क्या करना है आपको थोड़ा दिमाग में लेकर चलना है कि स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से इनमें जनरेट हम लोग को अपीयर हो रहे हैं, तो ये आपस में रिलेट किए जा सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस देखा था, उसी तरीके से यहां पर क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और ये कब आता है, जब एक्सटर्नल हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। ठीक है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा होता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है, जैसे कि मान लीजिए पहले इतना था और फिर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई किए चारों तरफ से, तो ये क्या हुआ, छोटा होके इतना हो गया। तो यहां पर इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी कि इतना वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय जो इनिशियल वॉल्यूम था इसका वी, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि एक ऐसे सिलेंडर है और इस सिलेंडर में लग रहा है इधर से एक फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये सिलेंडर जो हम लोग को दिख रहा है वो ऐसे टेढ़े दिख रहा है, ऐसे। क्लियर? तो ये जो चीज है, ये इसको हम लोग डिफॉर्मेशन यहां पर मानते हैं। क्लियर? ये जो चीज है ये क्या है, इसका ये इसका डिफॉर्मेशन है। और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, यानी कि इसको करेस्पॉन्डिंग ये वाली लेंथ, ये क्या हो गई,
ओरिजिनल लेंथ। तो यही चीज यहां पर ये दिखा रहा है, ये ओरिजिनल लेंथ और ये डिफॉर्मेशन, और ये ए हो गया उसका एंगल। तो ये जो डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके, यहां पे अगर हम लोग थीटा ले लें, ठीक है, ए इक्वल टू थीटा अगर हम लोग ले लें, तो बिल्कुल वही चीज है कि यहां पर इसको डेल्टा एक्स अगर बोला और इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, ओरिजिनल लेंथ। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा एक्स बाई एल इक्वल टू tan थीटा। ये हो जाएगा इसका शेयरिंग स्ट्रेन। और जब थीटा कैसा होता है हम लोग का, स्मॉल होता है, तो tan थीटा भी क्या होता है हम लोग का, इक्वल टू थीटा ही हो जाता है। ठीक है, अगर ये क्या कैसा हो, स्मॉल हो, फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। ये होता है शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गई, तीन चीजें आ गई, स्ट्रेस से रिलेटेड, और तीन चीजें आ गई स्ट्रेन से रिलेटेड। इन्हीं को अब क्या किया, एक चीज से पता चली हम लोग को इस हुक्स लॉ से कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये आपस में रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, क्या निकल के आई चीज, अब ये जानिए। अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, क्या है, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में अगर आपने क्या किया, कुछ फोर्स लगाया और उसकी वजह से इलोंगेशन कितना आया, एक्स आया, कितना आया, इलोंगेशन एक्स आया। तो अगर आपने इस स्प्रिंग पर पहले जो लगाया था फोर्स उससे दुगना लगाएंगे तो इलोंगेशन भी दुगना आएगा। क्या समझे, आपके पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग पे आपने कोई एक फोर्स Fp ऐड किया, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग थी वो इलोंगेट हुई। अब आपने क्या किया, ये फोर्स हटा दिया, हर चीज हटा दी। उसके बाद इसमें जो पहले फोर्स लग रहा था उससे दुगना फोर्स लगाया, तो आपने क्या देखा कि यहां पर जो इसका इलोंगेशन है वो भी कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। वो भी कितना हो गया, 2 टाइम्स। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्ट्रेन से। चेंज इन लेंथ है ना, ये क्या है, ये स्ट्रेन से रिलेटेड है। और ये जो फोर्स है जो लग रहा है, जिसकी वजह से यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो किससे रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या देखा गया कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन। यानी कि अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि स्ट्रेन अगर बढ़ रहा है, यानी कि उस पर स्ट्रेस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहां से एक चीज निकल कर आती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसे कहते हैं, और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम लोग के पास थे तीन चीजें, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक वॉल्यूमेट्रिक और तीसरा शेयर। ठीक है, या शेयरिंग लिख दें। तो इन तीन चीज से रिलेटेड तीन तरीके की कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, या फिर उसको मॉडुलस कहते हैं। तो ये सब किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग जो मटेरियल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी। अब यहां पर हुक्स लॉ जो है वो सिर्फ नहीं है कि ये स्प्रिंग में ही एप्लीकेबल है। हुक्स लॉ जो है वो एक्चुअली में वायर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, या किसी भी तरीके के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसकी एक क्या कहते हैं लिमिटेशन है, वो ये है कि ये जो पूरा हुक्स लॉ है वो एप्लीकेबल है विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गिवन मटेरियल। ये ऐसा होता है, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग इसके इलास्टिक लिमिट में रहें। तो आखिर ये इलास्टिक लिमिट होता क्या है, मतलब क्या है इसका, देखिए इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि अगर कभी आपने पेन से, वो वाले जो पेन आते हैं ना ऐसे चिट 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 करने वाले, उस पेन से कभी आपने अगर स्प्रिंग निकाली हो और स्प्रिंग निकाल के उसको उससे खेला हो, दबाया हो या फैलाया हो, और तो वो अगर दबाया होगा तो वापस उसी पोजीशन में आ जाती है, अगर थोड़ा सा फैलाया होगा तो फिर उसी पोजीशन में आ जाती है। बट कभी फैलाते फैलाते आपने उसको ज्यादा फैला दिया होगा, किया कभी ऐसा,
सोचिए, हुआ होगा आपसे, बिल्कुल किया होगा। तो वो जो लिमिट थी जिसके बाद वो वापस अपनी शेप में नहीं आ पा रहा, वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। समझ गए? क्लियर? तो वो जो स्प्रिंग है उसको आपने क्या किया, ऐसे हल्का सा फैलाया तो वापस उसी शेप में आ रही थी, बट आपने उसको एक लिमिट से ज्यादा खींच दिया जिसकी वजह से वो वापस उस पोजीशन पर नहीं आ पा रही। तब जाकर हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है कि आप कहें कि अब इसको फैला दो, और तो अब आप हो सकता है कि थोड़ा सा करें और वो टूट ही जाए, वापस आ ही नहीं पाए। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर ये हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। इलास्टिक लिमिट समझिए, हुक्स लॉ कहीं भी आप अप्लाई नहीं कर देंगे, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट को अगर समझना है तो आप इस एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो कि मैंने अभी दिया था। क्लियर? तो यहां पर अब जो ये है हुक्स लॉ, उससे ये निकल के आया कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन मटेरियल। फॉर अ गिवन मटेरियल ये वाला जो रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो हम लोग का कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर तीन तरीके के आते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वाला, एक वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग वाला। इनके अलग अलग नाम है। अगर बात करी जाए इस पे क्या कहते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो की, तो ये तीन तरीके के होते हैं, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी जैसे इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे थे, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन किसी एक मटेरियल का लेकर एक उससे और जो रिलेटेड टर्म्स है, इलास्टिक लिमिट तो समझ गए आप, बट अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाए तो किस तरीके से होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन यहां पर हुक्स लॉ के द्वारा मिल रहा है हमें, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिखा रहा है, तो ये दोनों कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो इनका ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसी को यहां पे दिखाया गया है। देखो ये हम लोग का क्या है, एक ग्राफ है, ये स्ट्रेस हो रहा है, ये यहां पर वाई एक्सिस पे स्ट्रेस और इधर है स्ट्रेन। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक ये जो रीजन है वो एक एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, या फिर क्या है हम लोग का कि ये एकदम इस तरीके इस जगह पर एग्जैक्टली वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। उसके बाद प्रोपोर्शनल लिमिट से लेकर ये होती है इलास्टिक लिमिट। यहां पर क्या होता है कि जब ए से बी तक हम लोग और इसको क्या करते हैं, इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेस और डेवलप होता है। तो अब यहां पर क्या है कि इस पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो थोड़ा सा देखो रिड्यूस हो रहा है, यहां पर समझ रहे हो, यहां पर ये जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि इधर ये फैलेगा तो, बट उसको वापस अपनी पोजीशन पर लाने के लिए जो उसके अंदर फोर्स डेवलप होगा वो रिड्यूस होने लगेगा हल्का सा यहां से। तो ये क्या होता है, ये वाला पोजीशन, ये होता है इलास्टिक लिमिट। कि देखो बेटा, अगर इसके बाद आपने एक्सटर्नल फोर्स और अप्लाई किया तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो इतना काफी नहीं होगा कि ये इसको वापस अपनी पोजीशन पर वैसे ही वापस ले आए। क्लियर? तो ये जो वाला जो रीजन होता है 0 to A, ये हम लोग का होता है प्रोपोर्शनल रीजन। और A से B तक जो रीजन होता है इलास्टिक लिमिट रीच करने के थोड़ा सा पहले, ये वाला रीजन प्रोपोर्शनल नहीं होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। ठीक है? उसके बाद ये जो लिमिट हो गई इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये क्या हो जाती है, ये कहलाती है इलास्टिक लिमिट। क्लियर? और ये जो रीजन है यहां से यहां तक, ये रीजन कहलाता है हम लोग का इलास्टिक रीजन। मतलब कि है यहां तक चीजें क्या है, इलास्टिक है, वो वापस आ जाएंगी, बट यहां पर इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है वो यहां पर खत्म होने लगता है इस रीजन पर, ए से बी। तो आप कभी भी किसी मटेरियल को अगर करेंगे इस तरीके से स्ट्रेस, तो पहले वो कैसा होगा, एक अपनी प्रोपोर्शनल लिमिट में रहेगा, जहां पर कि अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स हटाए तो वापस उसी शेप में आ जाएगा, उसी साइज पर और उसी शेप पर दोनों यूज करना जरूरी है, क्योंकि शेप तो वैसे मेंटेन रहेगा। तो अब क्या करेंगे आप इस पे कि और अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया
तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस बी के बाद, अगर आपने और एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जो स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर अब वो नहीं दे पाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं उस पे एक्ट कर पाएगा वो मटेरियल। देखो ये जो चीज बनी है ये मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल के जो अंदर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है वो। और ये सब हो किसकी वजह से रहा है? जब हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाएंगे, उसकी वजह से जो स्ट्रेस का बिहेवियर है वो यहां पर शो होगा, और स्ट्रेन भी देखो क्या होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल अब यहां पर नहीं रह जाएंगे ये, तो अलग तरीके से यहां पर चीजें दिखाई देंगी हम लोग को। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर जो ये है कि यहां पर ये तो चीजें हो गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक लिमिट से आगे। तो जब बी टू सी जाते हैं, ठीक है, इसके बी टू सी या इसके बी के बाद की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर स्ट्रेन इंक्रीज होने लगता है जब हम लोग स्ट्रेस को इंक्रीज करें या मतलब स्ट्रेस इंक्रीज हो या ना हो। अब इसको अगर आपको समझना है तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब है, बट अगर आपको उसको समझना है कि वो बात क्या हो रही है कि बिना स्ट्रेन को, मतलब बिना स्ट्रेस को इंक्रीज हुए स्ट्रेन इंक्रीज होता जाता है। देखिए आपने च्युइंगम खाया होगा सबने, अजीब सा एग्जांपल है मैं बता रहा हूं, बट फिर भी आपको ये समझ पे आ जाएगा क्या मतलब है इसका। यहां पर आपने च्युइंगम खाया होगा, आप उसको क्या करें, अगर कभी उससे खेला हो तो मान लीजिए आपने क्या किया, मुंह में था आपके, आप उसको च्यू कर रहे थे, पर बाय चांस आपने उसको क्या किया, उसको एक तरह से पकड़ा और ऐसे खींचा। तो अगर आपने हल्का सा खींचा होगा तो वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां से आपने उसको, जिस शेप से उसको आपने, जिस शेप और साइज से उसको स्ट्रेच किया था। उसके बाद अगर आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, तो अब वो थोड़ा मुलायम हो जाता है और आसानी से स्ट्रेच होता है। गौर करिए, अगर नहीं किया तो आप च्युइंगम खाइए और गौर करिए, ठीक है। तो और अगर और अच्छे से समझना है इसको तो च्युइंगम खाकर थोड़ा ठंडा पानी हल्का पी लीजिए, या फिर उसको च्युइंगम को थोड़े ठंडे पानी में डाल दीजिए, हल्के से, ज्यादा नहीं ठंडे पानी में, तो ये और अच्छे तरीके से समझ पे आएगा। अब यहां पर क्या है कि अगर आपने हल्का से उसको और स्ट्रेच किया तो फिर एक लिमिट यहां पर रीच कर जाएगा, जिसके बाद वो वापस उस शेप पर नहीं आएगा। फिर यहां से अगर आप उसको हल्का सा और स्ट्रेच करते हैं तो आप देखेंगे कि वो एकदम पतला सा तार जैसा बन जाता है, और फिर वहां पे वो अपने आप ही टूटने लगता है, ठीक है, यानी कि वो अपने आप फैलने लगता है। तो वो क्या हो गया, वो अपनी इलास्टिक लिमिट को रीच कर गया है। ये था वो रीजन। और उसके बाद ऐसा करते करते फैलते फैलते वो जाकर क्या हो जाता है एकदम से, फिर उसके बाद कुछ वही नहीं रह जाता, उस पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस ही नहीं रह जाता, मतलब स्ट्रेस ऐसा नहीं बचता कि अब उसको वापस रिगेन कर पाए, और वहां से एक पॉइंट के बाद वो टूट जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग का क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। अब इसको मैंने सिर्फ च्युइंगम का एग्जांपल इसलिए लिया था ताकि आपको थोड़ा सा रियलाइज हो कि ये चीजें हो क्या रही हैं। जबकि ये जो स्टील वगैरह है या फिर आयरन है या कोई दूसरा मेटल है या कोई भी दूसरा मटेरियल है, उसकी सब के अपने अपने इस तरीके के ग्राफ फॉर्म होते हैं, और जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही इस तरफ से हो, बट फिर भी बहुत हद तक कुछ ऐसे ही हम लोग को रीजन देखने को मिलते हैं। रीजन मतलब ये, जैसे कि एक प्रोपोर्शनल रीजन होगा, एक इलास्टिक लिमिट होगी, उसके बाद यहां पर एक इस तरीके से प्लास्टिक रीजन होंगे, और फिर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को रीच करके उसके बाद वो टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच के वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर? जो स्टील वगैरह होता है उसका ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, ये वाला, ठीक है, उसका कुछ ऐसा फॉर्म होता है, एक ऐसा करके फिर इस तरीके से जाके ऐसे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये कुछ पीछे ऐसे जाके ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो ये जो मैं बता रहा था वो क्या हो गया, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से वो वेरी करता है। तो जो हुक्स लॉ है वो इस रीजन तक एप्लीकेबल है जहां तक वो विद इन द इलास्टिक लिमिट, यहां पर प्रोपोर्शनल है। इस
इसके बाद तो वो प्रोपोर्शनलिटी हटने ही लगती है, यहां से चेंज होने लगती है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, यहां से आप देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, वो सब प्रोपोर्शनल रहेगा। और जैसे इस लिमिट को रीच कर रहे हैं, देखिए प्रोपोर्शनलिटी रह ही नहीं गई। कोई स्ट्रेन कैसे भी बढ़ घट रहा है, स्ट्रेस कैसे भी घट बढ़ रहा है, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं फिट बैठ रहा। बात समझ गए? तो ये था हम लोग का स्ट्रेस और स्ट्रेन पे रिलेशनशिप। अब इसका जो हम लोग ने बात करी थी रेशियो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हम लोग का होता है मॉडुलस, ठीक है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जब उस पे स्ट्रेस हम लोग देख रहे हो और उस पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हो, तो उसके रेशियो लेने की वजह से जो बनता है एक रेशियो, वो बनता है यंग्स मॉडुलस। और किसी भी गिवन मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है वो उस मटेरियल का फिक्स्ड होता है। तो यंग्स मॉडुलस, अगर मान लीजिए मैंने आपको क्या किया, एक सोना दे दिया या एक आयरन का टुकड़ा दे दिया, तो उस आयरन मतलब एक वायर जैसा दे दिया, तो उस आयरन के टुकड़े या जो गोल्ड की वायर है उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, डिफाइंड रहेगा, सेम रहेगा। तो ये होता है हम लोग का यंग्स मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिवाइडेड बाय एरिया निकल कर आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, और इसको डिवाइड कर देते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ से, और ये हो गया स्ट्रेन। तो ये बन गया हम लोग का, ये यहां पर एल ऊपर आ गया, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये हो गया यंग्स मॉडुलस। अब चलते हैं आगे, और बात आती है बल्क मॉडुलस। बल्क यानी कि वॉल्यूम से रिलेटेड है। बल्क सब तभी आता है जब क्या हो, उसके वॉल्यूम से रिलेटेड कोई चीज हो। तो ये क्या हो गया बल्क मॉडुलस, वहां पर उसके क्या कहते हैं, उसके जो पूरे के पूरे वॉल्यूम है उससे रिलेटेड चीज हो गई है। तो अब ये जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस पर यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी अगर हम लोग को निकालना है, या फिर बल्क मॉडुलस उसी को कहते हैं, तो वो निकल कर आएगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था उसको डिवाइड कर दें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से। तो जब ऐसा करेंगे, ऐसा करने की वजह से यहां पर क्या होगा, हम लोग का एक बल्क मॉडुलस डिफाइंड हो जाएगा किसी गिवन मटेरियल के लिए। तो देखो एफ बाई ए क्या है, पी है, कि जितना हम उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा, जैसे कि इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि आपके पास क्या है, एक मान लीजिए कोई बैलून है, उस बैलून को आपने क्या किया, एयर फिल कर दी और उसके बाद उसको पानी के अंदर ले गए। तो पानी में जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और किसी रीजन पर पहुंचकर, अगर लेट अस सपोज बैलून ऐसे रखा हुआ है और पानी यहां तक भरा हुआ है, तो और ये वाली जो हाइट है ये h, इसके r के कंपैरिजन में कितनी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, h इज मच ग्रेटर देन r। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मानेंगे कि ये जो अंदर ये ऑब्जेक्ट गया है वो कैसा है, एक इसके चारों तरफ लगने वाला प्रेशर सेम है, इसके चारों तरफ लगने वाला प्रेशर कैसा सेम है। तो तब क्या हो जाएगा, ये प्रेशर ऐसे ही डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अब देखो ये जो होता है एक्चुअली वो तो रिस्टोरिंग की बात होती है, बट वो जो एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा होता है उस टाइम लगने वाले के वो बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि होता तो ये क्या होता है, रिस्टोरिंग वाला, बट क्योंकि ये जब एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे होते हैं वो इसके बराबर ही होता है, इस वजह से एक्सटर्नल जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको ही हम लोग यहां पर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये एफ बाई ए क्या हो गया, पी हो गया, और ये जो है ये तो वी है उसका एक्चुअल वॉल्यूम, और जो डेल्टा वी है वो है चेंज। अब क्योंकि बैलून को अगर हम लोग अंदर लेकर जाएंगे पानी के, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा क्योंकि प्रेशर बाहर से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, बात समझ पे आई। तो ये था बल्क मॉडुलस। अब चलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको, या फिर शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। तो शियर मॉडुलस जो हम लोग का डिफाइंड है वो किस तरीके से है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि वैसा ही जैसे कि हम लोग ऐसा सिलेंडर जैसा शेप अगर मान के चल रहे हैं या बुक मान रहे हैं, उस पर जो एक्सटर्नल देखो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हो गया हम लोग का टेंजेंशियल, क्योंकि इस तरीके से होता है। ये अगर सिलेंडर ऐसा है
और फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे फैल जाता है। तो उस केस में जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा इस केस में। जब इस तरीके से वो ऐसे टेढ़ा रखा हुआ, क्योंकि देखिए समझिएगा, क्योंकि यहां से अगर ये इधर जा रहा है तो इसमें उतना ही फोर्स वापस लगेगा ना जितना फोर्स इस पे लगाया गया था इसको इधर लाने के लिए। तो उतना फोर्स कौन लगाएगा? इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा इसके मॉलिक्यूल्स की वजह से, इसके पार्टिकल्स की वजह से। तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं शियरिंग स्ट्रेंथ से, जिससे कि हम लोग का बन जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई फाई, और ये फाई हम लोग का वही है जहां पर कि हम लोग ने इसका ये फाई बोल लीजिए, थीटा बोल लीजिए, फाई बोल लीजिए या थीटा बोल लीजिए या ए बोल लीजिए, ये वही वाला एंगल, ये ए थीटा फाई कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो आपको ये समझना है कि आखिर है क्या। वो रटने से मतलब नहीं है कि थीटा है तो थीटा है, थीटा तो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको उस पर ध्यान देना है। क्लियर? तो इससे हम लोग का ये चीज निकल कर आ गया, इसको ईटा कहते हैं। अब देखिए एक चीज है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक कोई वायर ली और उसको खींचा, या फिर आपने रबर बैंड कभी किसी रबर बैंड को खींचा हो और उसको टूटते वक्त देखा हो, कभी ऑब्जर्व किया है? तो जब वो टूटता है तो एक्चुअली उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर रबर बैंड मोटी होगी तो उस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है? तो ये थोड़ा सा इससे शियरिंग जो शियर मॉडुलस है उससे हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट यहां पर गिवन है, और वो क्या दिया हुआ है, ब्रेकिंग फोर्स से रिलेटेड दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, कोई एक क्रॉस सेक्शनल वाला कोई एक चीज है, आप उसको परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल आप ऐसे फोर्स लगाकर खींच रहे हैं। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो जितना ज्यादा उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना ज्यादा उसको ब्रेकिंग फोर्स चाहिए होगा ब्रेक करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही रबर बैंड का जैसे बताया कि पतली रबर बैंड होगी तो आप ऐसा मान लीजिए खींच लिए तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो पहले रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर फिर टूट जाएगा वो। इसी तरीके से अगर आपने थोड़ा सी मोटी रबर बैंड ले ली तो आपको ज्यादा खींचना पड़ेगा, उतना मटेरियल सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मटेरियल डिफरेंट नहीं कि मटेरियल डिफरेंट कर दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा। ठीक है? मटेरियल अगर आप सेम लेकर चल रहे हैं और उसी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन अगर आप क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो टूट कब रहा है, टूट तब रहा है जब वो एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया को रीच कर जा रहा है। जैसे कि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ऐसे वो कुछ बनता है शेप। ठीक है? और ये आपने कभी घर में देखा हो मम्मी वगैरह को रोटी बनाते हुए। ठीक है? वहां पर आपको ये चीज आसानी से दिखाई दे सकती है। या अगर आपने कभी ऐसा नहीं देखा तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आटा मांगी मम्मी से, या फिर मम्मी से कह दीजिए कि जब आप आटा की जो वो होते हैं लोई जिसे कहते हैं वो बना रहे हो तो आप उसको ऐसे खींचिए। तो आटे का शेप पहले अगर सिलेंडर कर दिया मम्मी ने, ठीक है, आटा देखो डो जो होता है वो ऐसे रखा रहता है पहले, फिर उसको मम्मी क्या करती हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में करती हैं, और उसको सिलेंड्रिकल शेप में करने के बाद उसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे पकड़ती हैं यहां से और इसको खींचते हैं, जिसकी वजह से इस जगह से ये ब्रेक हो जाता है। और ऐसे नहीं ब्रेक होता कि एकदम बराबर बराबर ब्रेक होता है, उसको आप देखेंगे तो उसका शेप जो बनता है वो कुछ इस तरीके का शेप बनता है, इस तरीके का, इस तरीके से ब्रेक होता है वो, और इधर भी ये होता है। बात समझ रहे हैं कि वो ब्रेक होगा इतने ही जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बचेगा तब। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या होगा, उसका हमें ब्रेकिंग फोर्स भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए? तो इस जो फिजिक्स है वो बहुत इस तरीके की चीज है जिसको आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए अच्छी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होगी, आप चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे क्वेश्चंस कि आखिर ये हो कैसे रहा है। और ये अगर
आपके दिमाग में होगा क्वेश्चन, तो जब आप चीजें पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे, अरे वहां देखा था, और फिर उसके बाद क्या होगा, आसानी से आपको समझ पे चीजें आ जाएंगी। क्लियर? तो ये था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखिए एक रेशियो डिफाइंड होता है, पॉइसन्स रेशियो कहते हैं जिसे, और ये हम लोग का डिफाइंड होता है जैसे कि मान लीजिए कोई एक लॉन्ग बार है, उसमें ये दो तरीके के स्ट्रेन का रेशियो होता है, एक जो कि लेटरल स्ट्रेन हो और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप समझ गए थे, अगर आपके पास क्या है, एक रॉड है और उस रॉड में कुछ थिकनेस भी है। क्लियर? तो जैसे अभी जस्ट पहले मैंने आटे वाला एग्जांपल लिया था, गुथा हुआ आटा, उसको आप खींच रहे हैं, तो जब आप खींचते हैं तो वो दो तरीके से बढ़ता है, एक तो इलोंगेट भी होता है अपनी लेंथ में, और दूसरा उस पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस पे भी चेंज आता है। यानी कि अगर इसकी रेडियस को बात करें, इसके रेडियस की बात करें अगर, या फिर इसके डायमीटर की बात करें, तो ये डायमीटर या फिर रेडियस में भी चेंज हमें देखने को मिलता है। किसके साथ साथ? इसके लेंथ के इलोंगेशन के साथ साथ। ठीक है, लेंथ के इलोंगेशन के साथ साथ हमें इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके भी चेंज को देखने को मिलता है। तो यहां पर हर एक मटेरियल का क्या होता है, एक पॉइसन रेशियो डिफाइंड होता है, जिसको कि हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन है ये वाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले जब लेंथ अगर हम एक देखें तो उस पर लेंथ क्या होगी, डायमीटर हो सकती है या रेडियस हो सकती है। तो डायमीटर को अगर ले लिया जाए तो हो जाएगा चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। और कौन सी लेंथ की बात हो रही है? ये वाले लेंथ की बात हो रही है। ये नीचे लॉन्गिट्यूडनल मतलब इधर ऐसा, और लेटरल यानी अबाउट उसके डायमीटर। क्लियर? तो यहां से ये डिफाइन होता है हम लोग का पॉइसन रेशियो। अब देखते हैं कि जो हम लोग के पास ये अब चार चीजें आ गई निकलकर, कौन कौन सी? देखिए शुरुआत से फिर से चलते हैं कि क्या क्या कैसे ये है। स्ट्रेस में तीन चीजें थी, स्ट्रेन था, तीन चीजें, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक शियर, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक शियर, ठीक है, LVS। उसके बाद फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोग ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया। वो भी कितने तरीके के? तीन तरीके के थे। क्योंकि वो रेशियो ही थे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। ठीक है, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो वो भी तीन तरीके के निकल गया है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। इसको अलग अलग नाम देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो उसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बल्क मॉडुलस कहते हैं। ये जो होता है ये हम लोग का यंग्स मॉडुलस होता है, और ये शियर मॉडुलस होता है। अब एक और चीज डिफाइन करी, क्या? पॉइसन रेशियो। इसको पॉइसन लिखा रहता है, पॉइसन बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोलिए, उससे मैटर नहीं करता ज्यादा। पॉइसन बोलिए, पॉइसन बोलिए। तो ये हो गया, ये एक रेशियो डिफाइंड होता है सिग्मा से। तो अब ये और ये चार चीजें ये आपस में रिलेटेड होते हैं। ये चार चीजें आपस में कैसी होती हैं? रिलेटेड होती हैं, और उनका जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है। देखिए, इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉडुलस। इसको हम लोग बल्क मॉडुलस को b से रिप्रेजेंट करते हैं, शियर मॉडुलस को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चीजें यहां पर दी हुई हैं वो यही दी हुई हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और ये शियर की बात हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम और ये लॉन्गिट्यूडनल। अब तो समझ पे आ ही गया होगा। तो ये हो गया पहला रिलेशन कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ईटा और 1 प्लस सिग्मा। y is equal to 3b 1 minus 2 sigma, 9 by y equal to 3 by eta plus 1 by b, y is equal to 9 beta b eta, beta नहीं b eta, y is equal to 9 b eta divided by eta plus 3 यहां पर b। अब इसको ठीक है, उसके बाद सिग्मा इज इक्वल टू 3b माइनस 2 ईटा डिवाइडेड बाय 6b प्लस 2 ईटा। क्लियर? तो ये आपस में रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपके पास दो चीजें हो तो आप यहां से तीसरी चीज निकाल सकते हैं। फिर यहां पे आपको मान लीजिए कि ये और ये गिवन था,
आपको सिग्मा और ईटा गिवन था तो आपने वाई निकाल लिया। अब वाई और सिग्मा का यूज करके आप बीटा निकाल बी निकाल सकते हैं। क्लियर? या आप अगर आपको ये वाई पता चल गया तो वाई ईटा से आप इधर से बी निकाल सकते हैं। तो अगर दो चीज पता हो आपको तो वहां से आप हर एक चीज के बारे में आप निकाल सकते हैं उसके डायरेक्ट। आपको ज्यादा उस पर ये नहीं देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, आपको वहां तक जाने नहीं, डायरेक्ट आप उसके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है वर्क डन की या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। समझिएगा, जैसे कि रबर बैंड है, आपको ये बात तो समझ पे आ रही होगी कि रबर बैंड है जैसे, तो अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे और जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस उसी जगह पर आ जाएगी। तो इसको एक पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इस चीज को। कैसे? देखिए, अरे हमें नहीं देखना, इधर देखना है, ठीक है? इसको रबर बैंड को, तो रबर बैंड है जैसे ये। अब इस रबर बैंड को क्या किया गया, आपने स्ट्रेच किया। जब स्ट्रेच किया और जैसे ही छोड़ा तो वापस वो उसी शेप में आ गया। तो ये कहा जा सकता है कि जब आपने स्ट्रेच किया, आपके जो एक्सटर्नल फोर्स थे उसने कुछ वर्क किया। आपका जो एक्सटर्नल फोर्स था उसने कुछ वर्क किया और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ वो इस रबर बैंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया। हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्प्रिंग पे आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये जो स्प्रिंग है वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी। और जैसे ही विद इन द इलास्टिक लिमिट, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इसके क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे ये वापस उसी शेप में आ जाएगी। यानी कि इस स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर हो गई थी, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग के लिए या स्ट्रेच्ड वायर के लिए वर्क डन जो हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी किस तरह स्टोर होता है, तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स। देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, जो स्ट्रेच हो रहा है। वर्क डन क्योंकि हम कर रहे हैं ना, वही स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में। और इंटू इलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ। अगर एक वायर की बात करें तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इलोंगेशन। ये किसकी बात हो रही है, एक स्ट्रेच्ड वायर की बात हो रही है। इसको हम लोग इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं स्प्रिंग के केस पे। तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इलोंगेशन, ये बन गया हम लोग का ये हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। और फोर्स जो है उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो वहां से क्या हो जाता है हम लोग का, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल और डिवाइडेड बाय एल। तो यहां से ये बन जाता है हम लोग का एफ एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ए डेल्टा एल। तो यहां पर अगर एफ की जगह पे हम लोग पुट करें तो ये हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, और ये हो गया एफ। तो इसको जब यहां पर करेंगे तो देखो डेल्टा एल और डेल्टा एल मिलकर स्क्वायर हो जाएगा और वाई ए डिवाइडेड बाई एल ये आ जाएगा। तो अगर किसी वायर का हम लोग को यंग्स मॉडुलस पता हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो, इनिशियल लेंथ पता हो, डेल्टा एल पता हो, तो हम लोग उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा डेल्टा एल में स्ट्रेच करने के लिए वो हमें पता चल जाएगा। और यही इतनी ही वर्क डन क्या हो जाएगी, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। वो भी कैसी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, क्योंकि वो जो स्टोर होती है उसकी पोजीशन की वजह से उसको पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग को एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो वो कैसे निकल के आएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर क्या बन जाएगा, ये इसको मतलब फाइंड किया जा सकता है। ये तो एनर्जी स्टोर्ड हो गई हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, उसको अगर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, और वो हो जाएगा किसके बराबर, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर। ठीक है? तो आपको इसको याद रखना है, जिसको कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। क्लियर? तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
y डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो y होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है ना, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है y, और स्ट्रेन इधर मल्टीप्लाई पे ले आइए, तो ये हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की जगह पर पुट करने पर हम लोग को ये चीज मिल जाएगी। क्लियर? तो ये आपको फॉर्मूले जो है वो ध्यान रखने हैं जो कि इससे रिलेटेड है, और ये हम लोग के जो भी रिलेटेड हम लोग के अभी सिलेबस में चीजें हैं उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले हैं। क्लियर? तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ और लगाते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन, इस पे क्या दिया हुआ है पढ़िए। द यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास एंड स्टील आर रिस्पेक्टिवली 1 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर एंड, और जो ये तो ब्रास का बता दिया, यंग्स मॉडुलस है, और स्टील का हो गया ये। अब देखिए जो इसकी इनकी यूनिट है ना, यंग्स मॉडुलस वगैरह की जो फॉर्मूले बताए उससे आप निकाल सकते हो, तो अभी मैं यूनिट वगैरह नहीं बता रहा। ये हो गया। तो ये यंग्स मॉडुलस की ये हो गई एक ब्रास की, और ये हो गई स्टील की। अब ब्रास वायर एंड अ स्टील वायर ऑफ द सेम लेंथ एक्सटेंडेड बाय 1 मीटर। देखो, ब्रास वायर और स्टील वायर जो है इनकी सेम लेंथ थी, तो एल दोनों की कैसी थी? एल थी। फिर इन दोनों में जो इलोंगेशन हुआ वो भी कितना हुआ? 1 मीटर ही हुआ, 1 mm ही हुआ। तो ईच अंडर द सेम फोर्स, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम है। यानी कि अगर मैं ब्रास और स्टील के लिए दो अलग अलग चीजें लिख दूं, ब्रास और स्टील, इन दोनों के लिए अगर मैं लिख दूं, तो ब्रास के लिए क्या हो जाएगा कि जो यंग्स मॉडुलस है वो कितना है? वो इतना है। कुछ अलग अलग है, तो इसको YB मान लें और इसको YS मान लें, अलग अलग है। उसके बाद दोनों की जो लेंथ थी वो सेम थे। इन दोनों का जो डेल्टा एल था वो भी सेम था। उसके बाद जो फोर्स लग रहा था वो भी सेम था। तो इफ रेडियाई ऑफ ब्रास एंड स्टील वायर आर RB एंड RS, देखो अब बात आ गई ना, जो उनका जो रेडियाई है वो RB और RS है। क्लियर? इसको RB मान लिया और इसको RS मान लिया। तो हमें क्या बताना है? उनके बीच में रिलेशन कैसे निकल कर आएगा? अब देखिए, यंग मॉडुलस की बात हो रही है ना, और यंग मॉडुलस उन्होंने दे दिया है, तो यंग मॉडुलस का अगर हम लोग रेशियो से ही चीजें लेकर चले कि YB इज इक्वल टू हम लोग का होता है, यहां पर जो चीज निकलती F होता है ये, तो ये F इंटू L डिवाइडेड बाई A डेल्टा L, यही होता है ना, A डेल्टा L, यही होता है यंग मॉडुलस। तो देखो, डेल्टा L पता है, L पता है, F पता है, A क्योंकि एक वायर है तो ये पाई R स्क्वायर होगा, यहां पर ये मान ले, और ये हो जाएगा स्टील के लिए FL, और जो ये है क्या कहते हैं एरिया, वो यहां पर बन जाएगा B, यहां पर S हो गया, और ये डेल्टा L। अब इनका रेशियो ले लीजिए, तो YB डिवाइडेड बाई YS, ये हो जाएगा FL AB डेल्टा L डिवाइडेड बाई FL AS डेल्टा L। अब यहां से जो FL है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को मिल जाएगा AS डिवाइडेड बाई AB। क्लियर? अब यहां पर इस पे जो बनेगा वो बन जाएगा पाई RS स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई RB स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, अब बचाइए। क्लियर? अब यहां पे जो YB और YS है उनकी वैल्यू रख दीजिए। YB की कितनी है? 10 to the power 11, 1 इंटू 10 पावर 11, तो ये हो जाएगा 10 to the power 11, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power 11, 10 to the power 11 से 11 कैंसिल, और ये है RS स्क्वायर और ये है RB स्क्वायर। तो कैपिटल्स में लिखना हो कैपिटल में लिख लीजिए, क्योंकि कैपिटल्स में दिया हुआ है। तो RS स्क्वायर अपॉन RB स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया। अब आप इसको रूट ले लेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, और ये है RS और ये RB, और RB इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा √2 RS। तो कौन सा रिलेशन हो गया ये? RB इज इक्वल टू √2 RS, या फिर RS इज इक्वल टू RB बाई √2। ठीक है, इसको ये भी लिखा जा सकता है कि RB बाई √2 इज इक्वल टू RS, ये आ सकता है। तो ये जब किया तो ये इससे क्या हुआ? ये हम लोग को सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट मिल गया।
आई होप आपको ये जो बताया था ये समझ पे आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या क्या गिवन है पहले हमें वो निकालना होता है, और फिर जो हम लोग के पास टूल्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनका यूज करके चीजों को सॉल्व करना होता है। क्लियर। और एक बात और, आपको चलना है यहां से। एक्चुअली ये जो है ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, ये जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन होती है। क्वेश्चन ये है, इफ रेडियाई ऑफ ब्रास एंड स्टील वायर्स आर आरबी एंड आरएस रिस्पेक्टिवली, देन, यानी कि हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है आरबी और आरएस के। तो फिर हमें देखना होता है कि अरे कहां के आरएस आरबी की बात हो रही है। तो आरएस आरबी की किसकी बात हो रही है? एक स्टील वायर की बात हो रही है जिसको कि स्ट्रेच किया गया है, जिसका कि यंग मॉडुलस ये है, ये है, ये है। तो आपको अब गिवन इंफॉर्मेशन और ये जो चीज पूछी गई है उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हुए चीजों को आगे लेकर चलना होता है, उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर। तो ये आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ पे आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पढ़िए इसको। वन एंड ऑफ अ हॉरिजेंटल थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2L एंड रेडियस 2R। देखिए, एक एंड, एक हॉरिजेंटल थिक, देख रहे हैं ये चीजें, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्या जरूरत है इतने ज्यादा शब्द की इस्तेमाल करने की? क्यों? क्योंकि इस पे इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो वन एंड ऑफ अ हॉरिजेंटल, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऐसे रखी हुई है, हॉरिजेंटल थिक है, एक कॉपर वायर, ठीक है, थिक, हॉरिजेंटल और वन एंड की बात हो रही है। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2L, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2L है, एंड रेडियस 2R, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? 2R है। is welded on an end of another horizontal thin copper wire of length L। क्लियर। यहां पर क्या किया गया कि ये जो था हम लोग का कॉपर वायर, उसको वेल्ड कर दिया गया है एक दूसरे कॉपर वायर के साथ, जिसका की लेंथ L कितना है, जिसका लेंथ कितना है? L है, और रेडियस कितना है? R। यानी कि ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना दिया गया, ठीक है। इसका रेडियस R और लेंथ L, ये 2L की जगह पे कितनी है? L है, ठीक है, कुछ ऐसी। क्लियर। उसके बाद when the arrangement is stressed by applying forces at two ends, अभी इस पे क्या कर रहे हैं? इधर और इधर फोर्स लगा रहे हैं। The ratio of elongation in thin wire to that in the thick wire is, जो इनके elongation का जो रेशियो है वो हम लोग को बताना है कि थिन वायर और थिक वायर में कितना होगा। क्लियर। तो हमें रेशियो बताना है इलोंगेशन का, समझ गए? तो कैसे निकाला जाए? देखिए, इसको निकालने क्या है, हम कुछ इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यंग्स मॉडुलस को हम लोग यहां पर चूज करेंगे कि हमें निकालना है, देखो डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा FL अपॉन AY, ठीक है, FL अपॉन AY। अब ये जो चीज निकल कर आई है वो कहां से निकल कर आई है? ये यंग मॉडुलस से निकल के आई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये होता है ये डिवाइडेड बाय A डेल्टा एल, यही होता है ना। तो ये जो निकल कर आया इसको क्या करेंगे हम लोग यहां पर इस तरीके से देखें, अगर कि डेल्टा एल जो चेंज है लेंथ में वो कितना होगा? FL डिवाइडेड बाय AY, यहां पर हो गया FL डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर और Y। क्लियर। अब देखो फोर्स जो दोनों में एक्ट हो रहा है वो सेम ही एक्ट हो रहा है ना, क्योंकि उनको अरेंजमेंट ऐसा था कि कनेक्ट कर दिया था, ऐसे लेकर उसको कनेक्ट कर दिया था। तो इसकी लेंथ हमें लेनी है, इसकी लेंथ लेनी है। क्लियर। फॉर्मूला यही वाला लगेगा। तो अब यहां पर क्या निकल के आ गया कि जो डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो हम लोग क्या करेंगे, दो डिफरेंट केसेस पे ले लेंगे। डेल्टा L1 के लिए L R स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस था वो R था और इसका रेडियस 2R था। तो पहले वाले केस लिए, छोटे वाले के लिए L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और L2 के लिए हो जाएगा 2L, क्योंकि L भी इसकी लेंथ 2L थी, 2L डिवाइडेड बाई 2R। तो देखो रेशियो कितना निकल कर आ गया? 2 निकल के आ गया। क्लियर। तो यहां पर हम लोग का जो आंसर होगा वो C वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये चीज बहुत ध्यान देगा, रेशियो निकालते वक्त, यहां पर रेशियो निकालते वक्त ये ध्यान देना होता है किसका रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, थिन वायर या मतलब स्मॉल वायर अपॉन लॉन्ग वायर करना है,
या फिर लॉन्ग वायर अपॉन स्मॉल वायर करना है। दोनों में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने इक्वल नहीं लगाया, इक्वल कट करके लगा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि दोनों क्या से होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 9th क्लास का मुझे अच्छे से एक याद है कि मैंने हर चीज सही करी, बट उस पर क्या कर दिया था, 1:16 निकालने की बजाय उस पर 16:1 निकाल दिया था। एक मैथ्स का क्वेश्चन था। क्लियर? इस तरीके से गलती हो गई थी। पूरा क्वेश्चन सही किया बट ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब लगेगा अरे 1:16 तो है, 16:1 ही तो नहीं, डिफरेंस है। किसकी बात हो रही है? ठीक है, क्लियर? तो यहां पर क्या है, इलॉन्गेशन ऑफ इन द थिन वायर टू दैट थिक वायर। तो थिन अपॉन थिक करना है। ठीक है, थिन अपॉन थिक करना है। इस वजह से हम लोग का इस तरीके से चीजें लेकर चल रहे थे। क्लियर? अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। 2 वायर हैं जो कि बने हुए हैं सेम मटेरियल से और उनके सेम वॉल्यूम है। ध्यान दीजिएगा, 2 वायर सेम मटेरियल, यानी कि सेम मटेरियल होने से क्या होगा, उसके वाई या फिर बी या फिर ईटा वो सब सेम होंगे। ठीक है, एंड हैव द सेम वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी कैसा, सेम है। उसके बाद तो वायर 1 अगर लिख लें, वायर 2 लिख लें, तो इनका जो वॉल्यूम है सेम है, दोनों में सेम मटेरियल है, तो ये तो सेम है ही, कुछ भी अब यूज हो सकता है आगे। वायर 1 है, अब जो वायर 1 है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, वायर 1 जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और जो वायर 2 है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 है। ठीक है, लिख दिया। इफ द लेंथ ऑफ वायर 1 इंक्रीजेस बाय डेल्टा एक्स, इस पे जो चेंज है वो कितना है, डेल्टा एक्स है। ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, अगर इस पे फोर्स कितना लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं। ऑफ हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर बाय 2 बाय द सेम अमाउंट। मतलब इसको अगर 2x इंक्रीज करना है, ठीक है, 2 डेल्टा एक्स इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाना है, तो हमें कितना करना पड़ेगा। तो देखो 2 वायर थी, उन सेम मटेरियल से बनी थी, सेम वॉल्यूम था उनका। क्लियर? अब देखो यहां सेम वॉल्यूम से क्या मतलब है, वॉल्यूम सेम होने से, अब क्योंकि वायर है तो सिलेंड्रिकल होंगी, वायर है तो क्या होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी। तो देखो हमें यहां पे लेंथ की अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, वॉल्यूम दे दिया गया कि दोनों का सेम है। अब वॉल्यूम तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये ऐसा मोटा सा हो, क्यों, क्योंकि है ना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका 3a है, इसका a है। तो देखो सिलेंड्रिकल जो कोई चीज होती है उसके जो वॉल्यूम होता है वो होता है इसका ये वाला एरिया इनटू ये वाला एरिया। अब देखो वॉल्यूम जो एक्चुअली बनता है वो बनता है 3 डायमेंशन से, तो एरिया इंटू एक और डायमेंशन जब करनी होती है, करते हैं, तब जाके बनता है वॉल्यूम। तो यहां पर सिलेंडर के केस में यही किया जाता है। πr²h, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो कैसे निकल कर आया है, नीचे सर्किल है, ये हो गया πr², और इसकी हाइट हो गई h। बस इसी चीज का यूज किया गया है। तो अगर पहले वाले का अगर हम लोग क्या मान ले कि इसका एरिया a है और इसका एरिया 3a है, इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2, तो इनके बीच में जो रिलेशन निकल कर आया, कैसे निकल कर आएगा, देखो वॉल्यूम सेम है ना, तो L1a इज इक्वल टू L2 3a, यानी कि L1 इज इक्वल टू 3L2। ये निकल कर आ गया सीधे सीधे, ये यहाँ पे छुप गया, कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1 इज इक्वल टू 3L2, ये निकल कर आ गया। यानी कि ये जो L1 है और L2 है, इनमें जो डिफरेंस है, मतलब टिकने का अंतर। क्लियर? ये हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल गई जो कि हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि सेम मटेरियल है, देखिए सेम मटेरियल से ये तीनों हमेशा चीजें सेम रहेंगी। क्लियर? ये आपस में सेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे आपस की सेम की बात नहीं हो रही है। सेम मतलब कि तो अगर आप चीज ले रहे हैं उस पे सेम, y दोनों का सेम होगा, b दोनों का सेम होगा, ईटा दोनों का सेम होगा। y b और ईटा आपस में सेम नहीं होंगे, ये नहीं कह रहा मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेम मटेरियल यानी कि दोनों जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग सेम मटेरियल के बने, तो उन दोनों का y जो होगा वो सेम होगा, दोनों का b दोनों का सेम होगा, दोनों का ईटा सेम होगा।
अब यहां से इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि कितना फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स F लग रहा है, इस पे कितना लगेगा, तो हम लोग वही सिंपल सा यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं और यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज तो पहले निकाल ली पिछले पेज पे, क्लियर। जो L2 है वो L1/3 है, यही तो निकल के आया था, L1 = 3L2, यही निकल के आया था। इसको ये भी लिखा जा सकता है, L2 = L1/3, है ना, क्लियर। ये हो गया। तो बस इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे, आगे इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों का रेशियो में पता चल गया क्या है ये। अब लगाएंगे वही यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला, और ये हो गया ये हो गया ये। अब ये गामा क्या है, इसको जो यंग मॉडुलस है उसको कभी कभी गामा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वाई जैसा दिखता है ना, कभी कभी इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वही निकल के आ गया इलॉन्गेशन वाला ये। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x1 इस तरीके से बराबर कर देंगे, क्योंकि सेम इलॉन्गेशन दिया हुआ था और F1 में फोर्स F दिया था, तो हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा सॉल्यूशन। और ये सिंपल मैथ से अब आप यहां से कर सकते हैं। जो उस क्वेश्चन में टेक्निकल चीज थी, मतलब टेक्निकल से यानी कि कॉन्सेप्ट्स जो थे वो मैंने बता दिए। अब तो बचा उसका सिंपल सा मैथ्स, उनको इक्वल करिए और जो सेम है उनको कट करिए, और फिर जो F2 है उसको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, निकल के आ जाएगी 9F, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से क्या सेम होगा, Y, P और ईटा, ठीक है, ये इनके क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। सेम टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमें बताना है कि जो उस पे एक इलॉन्गेशन है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, मतलब हमें डेल्टा बताना है, डेल्टा यानी कि चेंज बताना है, और किस पे, लेंथ में चेंज बताना है हम लोग को कि सबसे ज्यादा किस पे होगा। ये 4 तरीके की वायर्स दी हुई है, इनमें से किस पे सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन होगा। देखो ये 50, 100, 200, 300, डायमीटर 0.5, 1, 2 और 3। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, मटेरियल अगर सेम है तो y = F। अब देखो यहाँ सेम टेंशन भी है ना, तो सब में F भी सेम हो रहा है। ये हो गया F, और यहां पर आ जाएगा ये L, और ये हो जाएगा A डेल्टा L। ये हो गया। इलॉन्गेशन सबसे ज्यादा किस पे होगा, तो हमें क्या करना है, इलॉन्गेशन फाइंड करना है। तो डेल्टा L = हो गया FL/Y और A। तो यहां पर इसको हम लोग कांस्टेंट पे डाल सकते हैं, Y और जो F है उसको हम लोग कांस्टेंट पे डाल सकते हैं। तो वहां से फिर हम लोग चीजें देखेंगे कि किस तरीके से जो इलॉन्गेशन है वो निकल कर आएगा हम लोग का। तो देखिए इस पे सिंपल सा ये निकल के आ रहा है कि जो इलॉन्गेशन है हम लोग का वो ये है, क्लियर। क्योंकि जो एरिया उसको πd² लिख दीजिए या πa² कुछ भी लिख दीजिए, वहां से हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ कि यहां पर ये L/d², जिस भी ऑप्शन पे मैक्सिमम होगा वो वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो L / d², तो L और D का स्क्वायर करना है, ठीक है। L और उसका D² किया तो ये क्या हो गया, हम लोग को पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि कैसा होगा, सबसे बड़ा इलॉन्गेशन हम लोग को देगा, क्लियर। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग का इस पे करेक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अ मेटल रॉड ऑफ यंग्स मॉडुलस Y, एक मेटल रॉड है जिसका यंग मॉडुलस कितना है, Y है, एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो है अल्फा। अब देखिए थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन में जब जैसे मेटल्स वगैरह हैं या कोई भी मटेरियल है उसको जब हीट करते हैं तो वो थोड़ा सा क्या होता है, इलॉन्गेट होता है, और जब उससे हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो श्रिंक करता है, ठीक है। रेलवेज जो होते हैं या फिर जो रेल्स होती हैं उनमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि उनको इस तरीके से सेट किया जाए, थोड़ा गैप बनाते हुए ऐसे सेट किया जाए कि अगर गर्मी हो तो जब वो इलॉन्गेट हो तो उनके अंदर स्ट्रेस डेवलप ना हो, उनके पास जगह होनी चाहिए फैलने के लिए,
क्योंकि अगर उनके पास जगह नहीं होगी फैलने के लिए तो वो क्या होगा, बेंट हो जाएंगी और उससे ट्रेन एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कभी भी उनको लगाया जाता है तो इस मैकेनिज्म के साथ लगाया जाता है ताकि जो उनमें चीजें हो वो इलोंगेट होकर ऐसा ना हो कि टूट जाए, ठीक है, बेंड ना हो जाए। समझ गए? इस तरीके से ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं उनको भी सेक्शन वाइज सेक्शन बनाया जाता है ताकि जो उनमें एक्सपेंशन वगैरह हो उसको वो क्या कर पाए, उनके एक्सपैंड होने की या श्रिंक होने के उनके पास जगह हो। तो देखिए, एक मेटल रॉड है, यंग मॉडुलस y है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, हीट की वजह से वो एक्सपैंड कर रहा है। इसको क्या किया गया, इज हेल्ड एट इट्स टू एंड सच दैट इट्स लेंथ रिमेन इनवेरिएंट। देखो, उनकी जो लेंथ है उसको चेंज ही नहीं होने दिया। मतलब वही हुआ कि अगर दो इधर से रिजिड ऐसे कुछ वॉल्स हैं और उन वॉल्स के बीच में कोई मटेरियल ऐसे लगा दो, तो अब ये फैल ही नहीं पा रहा और इसको गर्म कर रहे हो तो ये फैलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा होगा फैलने के लिए वो बाहर लग रहा होगा, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से फोर्स बाहर लग रहा होगा, तो इस पे एक स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, इस पे क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि इसको अंदर वापस खींचने की कोशिश करेगा। तो इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस द लीनियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन इट इज। तो लीनियर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा ये हम लोग को बताना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे चेंज इन लेंथ एक्चुअल में कितना करने की कोशिश कर रहा है वो। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। मतलब ये आप मान सकते हैं कि जब थर्मल एक्सपेंशन वाली बात आती है तो हम लोग अल्फा को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं इस पे। यहां से हम लोग इसको यंग मॉडुलस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहां से जो एल होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा एफ यहां पर एल और अल्फा डेल्टा टी। ये क्योंकि कोफिशिएंट है और ये टी है तो ये हम लोग का हट जाएगा और ये बिल्कुल यंग मॉडुलस के जो डायमेंशन होते हैं वो उसी डायमेंशन पर चीजें निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए? तो यहां से आप y भी निकाल सकते हैं अल्फा के साथ रिलेटेड। तो यहां से क्या होगा, स्ट्रेस हम लोग का एफ अपॉन ए होगा, स्ट्रेस यही तो होता है एफ अपॉन ए, तो ये बन जाएगा y अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? और यहां पर t कितना था हम लोग का, चेंज इन टेम्परेचर वो था t, तो ये y अल्फा टी हो गया। क्लियर? यानी कि हम लोग का ये सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। ठीक है, क्लियर? तो आई होप जो आपको आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा, और अगर फिर भी किसी तरीके के डाउट्स हो, किसी तरह की क्वेरी हो, तो साथ ही आपके जो क्वेरी सेक्शन है वहां पर जाकर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और जो ये क्वेश्चंस है आप इनको लगाइएगा, और आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं jtest.putter.ai में जाकर। क्लियर? वहां आप लॉग इन करिए, अगर आपसे नहीं बन रहा तो अपने टीचर से कहिए, वो लॉग इन करा सकते हैं, और इस तरीके से किसी हेल्प, दूसरे की हेल्प ले सकते हैं और वहां पर जाकर अपने जो प्रिपरेशन है उसको चेक कर सकते हैं। वहां पर मॉक टेस्ट डिफरेंट तरीके के दिए हुए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वहां पर, जो सब्जेक्ट वाइज है वो उस तरीके से मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट है। क्लियर? तो थैंक यू।